हाँ तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो सरफेस टेंशन का ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले सॉल्यूशन करते हैं और फिर उसके बाद इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट थ्योरी है उसके लिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो वर्क डन जो होता है, वर्क डन, ठीक है, ये हो जाएगा जो चेंज इन एनर्जी होगा, स्वाभाविक है अगर हम बात करेंगे तो T इंटू डेल्टा एस हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको डिराइव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग लिखते हैं इसमें कि ना गिवन जो है ये है डेल्टा वर्क क्या है और इतना वर्क डन लिखा हुआ है, दिस इज 36960 और सब सीरियस यूनिट में है, ठीक है। टी जो है सो दिया हुआ है 49 पर cm। स्मॉलर रेडियस मान लेते हैं कि ये आर इनिशियल जो है सो ये है 7 सेंटीमीटर। नाउ फ्रॉम रिलेशनशिप बिटवीन सरफेस टेंशन एंड वर्क डन, तो हम लिखेंगे डेल्टा डब्ल्यू बराबर हो जाएगा टी गुने डेल्टा ए, इसका मतलब हो जाएगा टी गुने हो जाएगा देखो एरिया फाइनल माइनस एरिया इनिशियल, इसका टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, या आर फाइनल कर लो 4 पाई आर फाइनल का स्क्वायर माइनस 4 पाई आर इनिशियल का स्क्वायर और गुने 2 करते हैं, चूंकि सोप बाउल में डबल लेयर होता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर सोप बाउल डबल लेयर, इस एरिया में हम लोग 2 से गुना कर दिए मतलब 8 से, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो गिवन है उसके हिसाब से हम लोग बात करें वर्क डन कितना 36,960, दिस इंप्लाइज लिखेंगे 36,960 बराबर सरफेस टेंशन है कितना 40 गुने 2 गुने 4 पाई आर फाइनल का स्क्वायर माइनस आर इनिशियल का स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा दिस इज आर फाइनल का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर इनिशियल का स्क्वायर प्लस 36960 बाई 80 इंटू 4 इंटू 22/7, ठीक है। तो ये जो करीब करीब आता है करीब करीब ये 7 सेंटीमीटर ही आता है, थोड़ा सा का फर्क आ जाएगा वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अब रही बात कि इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है, रिलेटेड कॉन्सेप्ट from definition of surface tension, T बराबर हो जाएगा देखिए फोर्स पर यूनिट लेंथ, स्ट्रेचिंग फोर्स होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ या स्ट्रेचिंग फोर्स of a film per unit अगर इसी को थोड़ा हम और ठीक से लिखें तो T बराबर हम लिखते हैं F/L एंड दिस इंप्लाइज कि T बराबर हम लिखें F गुने डेल्टा x L गुने डेल्टा x, इसका ये हो जाएगा वर्क डन और ये होगा एरिया, इसका मैंने डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन जो है T गुने डेल्टा, ये एक रिलेशन ऐसे ये हम लोग यहाँ से देख सकते हैं,
मतलब सरफेस टेंशन T जो हो जाएगा, दिस इज एनर्जी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया ऐसे भी लिख सकते हैं, या वर्क डन पर यूनिट एरिया। इसी चीज को अगर डिराइव करने के लिए अगर आप चाहें तो डेरिवेशन कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लेते हैं डेरिवेशन, ठीक है। डेरिवेशन में अगर मान लेते हैं कि इस तरह का कोई सिचुएशन है, इसमें कि ये हम यहाँ से जो है सो फोर्स एक्सटर्नल लगा रहे हैं, मान लो इधर से सरफेस टेंशन का T लग रहा है, ये लेंथ L है, ये सरफेस टेंशन T है, और इसमें सोप बबल के लिए ये सोप सॉल्यूशन है, इसमें सोप सॉल्यूशन, ठीक है। सोप सॉल्यूशन के लिए अगर ये डेल्टा x है, हम डेल्टा x से इसको खिसका दिए, एक्सटर्नल फोर्स लगा दिए, हम यहाँ से लिखते हैं नाउ वी हैव F माने वर्क डन in displacing the film, तो ये हो जाएगा F गुने F एक्सटर्नल गुने डेल्टा x, ठीक है। ऑल्सो लिखेंगे यहाँ से कि T इंटू L इंटू डेल्टा x, ये भी हो जाएगा एनर्जी, ठीक है। अगेन, ठीक है, अगर ट्वाइस ले लेते हैं 2L लेंथ ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगेन फॉर सरफेस एनर्जी, ये E लिखते हैं तो लिखते हैं E बराबर हो जाएगा एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक है। इसका मतलब E एनर्जी लिखेंगे यहाँ से, सो डेल्टा U बराबर हो जाएगा E इंटू 2L इंटू x, तो दोनों जो है सो ये मान लो पहला है और ये दूसरा है, ये वर्क डन है, ये हम लोग डेल्टा W यहाँ से वर्क डन भी लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। इसमें लिखेंगे T गुने 2L इंटू डेल्टा x बराबर हो जाएगा E गुने 2L इंटू डेल्टा x, इसको डेल्टा x बोलते हैं। डेल्टा x हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, इसका मतलब हो जाएगा दिस इंप्लाइज E बराबर जो है सरफेस, E बराबर हो जाएगा वर्क डन पर यूनिट एरिया, ये एक रिलेशन हो गया। अब सोप बबल के केस में और एयर बबल के केस में दोनों में एरिया का अंतर आ जाएगा, ठीक ना। एरिया अगर सोप बबल में हम लोग माने एयर बबल में A लिखेंगे तो सोप बबल में 2L लिखेंगे, ठीक है। अगर बबल है तो एरिया हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर माने स्फीयर करके, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। सो in the case of air bubble, अगर एयर बबल के केस में बात करेंगे तो वर्क डन लिखते हैं दिस इज T इंटू डेल्टा A, इसका मतलब ये हो गया T इंटू हो जाएगा 4 पाई R फाइनल स्क्वायर माइनस 4 पाई R इनिशियल जो रेडियस होगा स्क्वायर, ऐसा लिख दो। इन द केस ऑफ सोप बबल हम लिखते हैं डेल्टा W बराबर T डेल्टा A
टी इंटू 8 पाई आर फाइनल स्क्वायर माइनस 8 पाई आर इनिशियल स्क्वायर। इसमें डबल लेयर होता है ड्यू टू डबल लेयर, लिख देते हैं यहाँ पे ड्यू टू डबल लेयर। ठीक है। अब अगर मान लो कि अगेन अगर हम लिखना चाहें अगेन वर्क डन और वर्क डन ड्यू टू एक्सेस प्रेशर तो हम लिखते हैं डेल्टा डब्ल्यू पी गुना डेल्टा बी, और पी लिखेंगे डेल्टा भी के जगह पे लिखते हैं 4π/3 आर फाइनल का क्यूब माइनस 4π/3 आर इनिशियल का क्यूब। आर इनिशियल का क्यूब मतलब ये इसमें बहुत सारा रिलेशंस आ सकता है, इस तरह से आता है। फिर उसका टेम्परेचर का चेंज आने लग जाता है, ठीक ना। डेल्टा बराबर एम एस डी थीटा करके हम लोग मान लीजिए जैसे एक्सपेंड करेगा तो स्वाभाविक है कि टेम्परेचर घटेगा, तो वो सब कितना से चेंज आ गया वगैरह वगैरह हम लोग कुछ इस तरह से लिख करके और फिर हम लोग इक्वेट करते हैं। ठीक है, तो एक रिवीजन टाइप का इसमें आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज टू वेवलेंथ, ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का है। ठीक है, तो हम इसमें लिखते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं। ठीक ना, लिखते हैं लेट, अगर ये जो है सो दोनों कहता है कि ओवरलैप करता है, तो हम कहते हैं लिखते हैं कि अगर फ्रिंज ओवरलैप कर रहा हो, if the fringes overlap, which means थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है यार, which means the final position for both the fringes remains same, तभी तो ओवरलैप करेगा। यानी एक का पोजीशन जहाँ होगा उसी का वहीं पर उसी दूसरा का भी पोजीशन वहीं पे हो गया। तो लेट इसका ना एक्स एम बराबर हम एक्स एन लेते हैं। सो ये हो गया mth पोजीशन ऑफ mth फ्रिंज, पोजीशन ऑफ mth फ्रिंज, और ये हो गया पोजीशन ऑफ nth फ्रिंज, पोजीशन ऑफ nth फ्रिंज। दिस इंप्लाइज कि m लैम्डा d by 2, इसमें लैम्डा 1 है और ये हो जाएगा n लैम्डा 2 d by लैम्डा d by 2, स्मॉल d यहाँ पे लिखोगे, जहाँ पे क्या क्या मीनिंग है वो सब पता है, नहीं है तो अभी हम थ्योरी में डिस्कस कर देंगे। n डेल्टा, ठीक है, इसका हम n by n लिखेंगे तो लैम्डा 2 by लैम्डा 1। लैम्डा 2 जो देखो कितना है, लैम्डा 2 है 650 और ये है 450, 0 0 गया, 13 5 65, 9 5 45। तो मिनिमम लिखेंगे, सो मिनिमम ऑर्डर ऑफ लैम्डा 1 ये 9। कहने का मतलब कि m बराबर हम लिखेंगे 13, n बराबर 9, तो n जो वेवलेंथ है n जो है लैम्डा 1 के लिए, ठीक है, तो लैम्डा 1 के लिए n लिखा हुआ है। इसका मतलब कि इसका लैम्डा 1 वाला 9th जो फ्रिंज होगा वो लैम्डा 2 के 13 वाला से कोइंसाइड करेगा, फिर इसका 26 हो जाएगा, 2 से गुना करो, इसका 18,
और n का लैम्डा 1 का 18वां जो फ्रिंज होगा वो इसका 26th फ्रिंज से ओवरलैप करेगा। फिर 3 से कर लो, 9 या 27, 13 या 39, 39। ये 27th जो होगा लैम्डा 1 का, ये इसका 39th से मतलब ओवरलैप करेगा। ये इस तरह का सिचुएशन है। अगर इसमें हम लोग रिलेटेड कॉन्सेप्ट की बात करें, for Young's double slit experiment, अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में तो क्या और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए बात करेंगे तो इसको हम एक बार रिवाइज करा देते हैं। इसमें है क्या कि ये कुछ इस तरह का है, ये बीच का ये गैप हो गया, ये स्क्रीन हो गया, ये सेंट्रल पॉइंट हो गया और ये हो गया प्लेन ऑफ स्लिट्स। ये डिस्टेंस d S1 S2 सोर्स है, ये अगेन डिस्टेंस d या S2 सोर्स है, सॉरी S1 सोर्स है। यहाँ से अगर हम मेन सोर्स की बात करें, यहाँ से जो है ये कुछ ऐसा आएगा, S2 है, यहाँ से लाइट ऐसा है और ये दोनों मिल करके यहाँ पे ओवरलैप करके सुपरपोज करके बी पॉइंट पर ये एक्शन के लिए ये सिचुएशन है, ठीक है, जिसमें क्या क्या डिस्टेंस कहाँ कहाँ है दिया हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम लिखते हैं फॉर पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो डेल्टा एक्स लिखते हैं, दिस इज SS2 प्लस S2P माइनस SS1 S1P। अब ये है कि यहाँ से SS2 माइनस SS1 प्लस S2P माइनस S1P, तो ये तो बराबर होगा, खत्म हो जाएगा। इसका मैंने S2P माइनस S1P, ये पार्ट डिफरेंस हो गया, ठीक है, वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस कम्स टू xn 2d बाई d, ये डेल्टा x का है पार्ट डिफरेंस। अगर फेज डिफरेंस लिखे और फेज डिफरेंस डेल्टा फाई लिखते हैं तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, देख लो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू ये हो जाएगा xn 2d बाई d, ये हम लोग फेज डिफरेंस लिख सकते हैं। जैसे इंटेंसिटी वगैरह कैलकुलेट करना हो, मान लो इसका इंटेंसिटी I1 है, इसका I2 है, किसी पोजीशन पर हम लोग इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं वगैरह वगैरह, क्योंकि इसमें तो मेन लाभ ब्राइट और डार्क तो इंटेंसिटी का ही खेल है। इंटेंसिटी जहाँ 0 होगा वहाँ डार्क हो जाएगा, जहाँ इंटेंसिटी मतलब ज़्यादा हो मैक्सिमम होगा वहाँ ब्राइट हो जाएगा। अगर इसके लिए बात करते हैं तो लिखेंगे ऑल्सो फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक है। ब्राइट फ्रिंजेस हो गया तो डेल्टा एक्स बराबर लिखेंगे एन लैम्डा, और ये आ गया है xn, देख लो 2d बाई डी, तो ये xn 2d बाई डी बराबर एन लैम्डा, इसका xn बराबर आ जाएगा एन लैम्डा डी बाई 2, ये आ जाएगा। अब इसमें n का वैल्यू रखते जाओ, वैल्यू मिलता जाएगा, कुछ सेंटर ब्राइट आ गया। सिमिलरली और
डार्क फ्रिंजेस लिखते हैं तो डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। ई कहाँ से आता है तो पता होगा, xn 2d d बराबर हो जाएगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 एंड दिस इंप्लाइज कि xn बराबर लिखते हैं 2n माइनस 1 लैम्डा d बाई 4d। ठीक है, अब किस पे किस तरह से डिपेंड कर रहा है तो दिखाई दे रहा है। अब है इसी में बहुत सारा चीज आता है कि अगर मान लो कोई हम बीच में जो है फिल्म डाल दें तो कितना क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है ना, पैटर्न शिफ्ट कर जाएगा, पैटर्न नीचे या पैटर्न ऊपर वगैरह वगैरह, कुछ इस तरह से हम लिख देते हैं अगेन। ठीक है, हम लिखते हैं इसमें जैसे देख लो, अच्छा अगेन फॉर एंगुलर कैलकुलेशन लिख देते हैं, ठीक है ना, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अगेन फॉर फ्रिंज again for fringe width तो बीटा बराबर लिखते हैं जैसे xn प्लस 1 माइनस xn। इसका मतलब हो गया n प्लस 1 लैम्डा d बाई 2d n लैम्डा d बाई 2। ब्रैकेट के लिए बात कर रहे हैं, ये हो जाएगा दिस इज लैम्डा d बाई 2 बीटा और डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस। ठीक है, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस, ये जो है इसको इंडिपेंडेंट ऑफ n है, इंडिपेंडेंट ऑफ n। दैट इज बताता है कि जितना विड्थ ब्राइट का होगा उतना ही, माने जितना सुख का टाइम होगा उतना ही स्पैन दुख का होगा, ठीक है ना। ब्राइट दैट इज द विड्थ रिमेन सेम for bright as well as for dark fringes. For angular calculation, angular position, इसको हम लोग बोलते हैं थीटा एन, ठीक है। और ब्राइट थीटा एन जो हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सन बाई डी। एक्चुअली टेन थीटा लिखते हैं, यहाँ से जो लिखेंगे वो टेन थीटा जा, देखो कैपिटल डी है, S2 है, ये डी है, ये S1 है, ये स्मॉल डी है, ये P पॉइंट है, ये एक्सन है, ये O है, ये थीटा है, थीटा एन, ठीक है। हम अगर tan थीटा लिखे यहाँ पे तो tan थीटा n लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्सन बाई डी, ठीक है। और वेरी स्मॉलर थीटा थीटा n जो होगा वो ये हो जाएगा एक्सन बाई डी, ठीक है। बहुत स्मॉल जो थीटा आ जाएगा तो उसके लिए tan थीटा थीटा आ जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा यहाँ से लैम्डा बाई 2 n लैम्डा बाई 2। और डार्क फ्रिंजेस
लिखेंगे थीटा एन बराबर एक्स एन बाई डी अगेन, ये आ जाएगा दिस इज 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 4, ठीक है। और एंगुलर फ्रिंज बीटा थीटा इसका नाम है, ये लिखते हैं, उसे हम लिखेंगे ये लैम्डा बाई 2 दिया, बता देंगे सेम, या चाहो तो एक बार लिखिएगा। लिखेंगे बीटा थीटा बराबर थीटा n प्लस 1 थीटा n, and this comes to lambda by 2, ठीक है। दिस इंप्लाइज बीटा थीटा बराबर लिखते हैं लैम्डा बाई 2। Now, for resulting intensity तो IR लिखते हैं, देखो IR ये हो गया I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 cos डेल्टा फाई, यहाँ पे डेल्टा फाई बराबर जो हो जाएगा, ये आया था 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स, इसका हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा, और डेल्टा एक्स की जगह पे xn 2d बाई डी कुछ ऐसा, ठीक है। सिमिलरली रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड लिखेंगे, रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड ये a बराबर लिखते हैं a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा फाई का रूट, ये रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड, ठीक है। इसी में हम लिखते हैं, नोट करके लिख दो, द साइज ऑफ द स्लिट्स corresponds to the amplitude of the wave। मतलब ये हो गया कि अगर हम इसमें बात करना चाहें ऐसे, ये P हो जाएगा, ये S2 हो जाएगा, ये S1, ठीक है। तो अगर मान लो कि यहाँ से इसे ये जाएगा, तो ये A1 यहाँ से जा सकता है, ये A2 जा सकता है, या इसको रहने तो एक ही सोर्स से जाएगा तो फिर से आइडेंटिकल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। कहने का सिंपल सेंस है कि यहाँ से जाएगा। अब ये मामला यहाँ पे क्या है कि अगर एक का साइज दूसरे से मान लो दुगुना है, तो एम्पलीट्यूड जो है सो उसका दुगुना हो जाएगा, इसलिए हम लिखें कॉरेस्पॉन्ड्स, जैसे लेट साइज ऑफ S1 इज 3 times that of S2, then A2 जो हो जाएगा, अगर A है तो A1 जो होगा सो 3A हो जाएगा। इसका ध्यान रखें, कुछ किताब में क्या किया है, कुछ जो एक बार सवाल पूछा है तो उसका जो सॉल्यूशन में इंटेंसिटी को कर दिया 3 टाइम्स। इंटेंसिटी नहीं होगा, ये एम्पलीट्यूड होगा। तो इसके लिए अगर हम लोग बात करते हैं जैसे A मैक्स और A मिनिमम, कुछ बात करेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा A1 प्लस A2 बाई A1 माइनस A2, मॉड ले लेंगे, ठीक है ना, निगेटिव नहीं दिख रहा। इसी तरह से ऑल्सो अगर आप इंटेंसिटी के लिए बात करेंगे I मैक्स बाई I मिनिमम, दिस कम्स टू I1 प्लस रूट अंडर I2
बाय हो जाएगा रूट अंडर I1 माइनस रूट अंडर I2 का स्क्वायर, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का इस तरह से हम लोग एम्पलीट्यूड होगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखेंगे, अगर साइज की बात करेगा तो साइज की बात करने में हम लोग एम्पलीट्यूड को ट्वाइस थ्राइस जो भी होगा, माने साइज रिलेटेड है एम्पलीट्यूड से, नॉट विथ इंटेंसिटी, इसका ध्यान रखें। ठीक है, अगर मान लो कि हम लिखते हैं कि थिन फिल्म, एक्सपेरिमेंट विथ थिन फिल्म, एक्सपेरिमेंट with thin film, thin film, ये क्या मतलब है भाई? मतलब ये हुआ कि ये यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे ऐसे, और ये आगे ऐसे, ये पी पॉइंट है जहाँ सुपरपोज किया, ये एक्सेंट है, ये ओ सेंट्रल है, कैपिटल डी है, स्मॉल डी स्मॉल। अब इसमें क्या है कि हम एक थिन फिल्म लगा दिए। ठीक है, मतलब ये हो गया तुम्हारा μ1 और इसका थिकनेस T1 आ गया, ये हो गया तुम्हारा μ2, ये हो गया ये हो गया μ2 और इसका थिकनेस T2 आ गया। ठीक है, तो हम इसमें अगर लिखते हैं, ठीक ना, तो ये लिखेंगे हम लोग डेल्टा एक्स जो लिखते हैं इसमें अगेन, तो S2P माइनस S1P, ये हो जाएगा S2P प्लस μ2 माइनस 1 इंटू T2 माइनस S1P प्लस μ1 माइनस 1 इंटू T1। ऐसा ये ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, ऑप्टिकल पाथ है ये, ऑप्टिकल μ1 माइनस 1 T करके इस तरह से कुछ आता है। इसका मतलब ये आ जाएगा कि S1P माइनस S2P ना, S2P माइनस S1P प्लस μ2 माइनस 1 इंटू T2 माइनस μ1 माइनस 1 इंटू T1। ठीक है, ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा xn2d बाई डी प्लस μ2 माइनस 1 T2 माइनस μ1 माइनस 1 T2। अब इसमें जिसको भी पार्ट डिफरेंस आ गया, सो फेज डिफरेंस इंटेंसिटी या रिजल्टिंग इंटेंसिटी वगैरह के लिए बात करते हैं, डेल्टा फाई बराबर हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स का वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो ये आ जाएगा। मतलब कहने का ये कि पूरा का पूरा अगर ये बात करना चाहे पोजीशंस वगैरह, तो पोजीशन जो है सो शिफ्ट ऊपर कर जाएगा, नीचे कर जाएगा, या सेम रह जाएगा, हम यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिखा देना चाहते हैं फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, इसमें हम लिख रहे हैं डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा एन लेम्डा, और डेल्टा एक्स आ गया xn2d बाई डी माइनस प्लस μ2 माइनस 1 T2 माइनस μ1 माइनस 1 T1, ये आ गया है बराबर एन लेम्डा। अगर यहाँ से हम xn लिखना चाहें, दिस इंप्लाइज, तो ये हो जाएगा कितना एन लेम्डा डी, ये आ जाएगा एन लेम्डा प्लस μ1 माइनस 1 इंटू T1 माइनस μ2 माइनस 1 इंटू T2, और ये हो जाएगा d बाई 2। ठीक है, अब इसी में अगर मान लो कि हम हटा दें कोई स्लैब, तो μ1 मान लो कि 1 कर दिए एयर के लिए, या μ2 1 कर दिए एयर के लिए, तो खत्म हो जाएगा। जैसे हम अगर कह दें कि इफ μ2 बराबर 1 फॉर एयर,
माने नहीं है, उसमें स्लैब नहीं है। इसका मतलब हो गया एक्शन बराबर हो जाएगा एन लैम्डा प्लस μ1 - 1 T1 और ये हो जाएगा डी बाई, तो पहले के तुलना में देखो ये पोजीशन बदल गया, अपने प्लस आ गया, इसका ना पहले की तुलना में ये ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। उसी तरह से अगर ये μ1 हटा दोगे निगेटिव आ जाए तो नीचे शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कितना शिफ्ट अगर हम लोग लिखना चाहें, शिफ्ट ऑफ द फ्रिंजेज अगर लिखते हैं तो हम लिखते हैं डेल्टा बराबर हो जाएगा, देखो एन लैम्डा ये हो जाएगा μ1 - 1, हम नेट जनरल लिख रहे हैं, माइनस μ2 - 1 T2 और ये हो जाएगा दिस इज d/2। ये शिफ्ट हो गया। अगर शिफ्ट 0 हो जाए और डेल्टा 0 तो ये हो जाएगा μ1 T1 μ1 - 1 T1 बराबर हो जाएगा μ2 - 1 T2 वगैरह वगैरह। इसी तरह से हम इसको रिवाइज कर लेंगे, पूरा इस पर डिस्कशन आ जाएगा। ठीक है, कहता है कि 58 क्वेश्चन, तो हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पहले एक बार सॉल्यूशन इसका निकालते हैं, फिर रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो थ्योरी होगा ये बात करेंगे। कहता है स्प्रिंग इलास्टिक स्प्रिंग अंडर टेंशन 3 न्यूटन हैज ए लेंथ a और इट्स लेंथ इज b अंडर टेंशन 2 न्यूटन फॉर इट लेंथ इतना, फॉर इट्स लेंथ इतना, द वैल्यू ऑफ द टेंशन विल बी कितना है। सिंपल। तो एक चीज तो क्लियर है, थोड़ा सा इसको अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा लगा देते हैं, पढ़ा देते हैं। अगर हम लोग बात यहाँ पे करेंगे कि टेंशन के लिए, तो मान लो कि हम टेंशन लिखते हैं F बराबर K लेट फॉर स्प्रिंग F बराबर हम लिखते हैं K इंटू x1 - L0 या L लिख दो, नो प्रॉब्लम। हम इनिशियल लेंथ जो है नेचुरल लेंथ उसका L मानते हैं, तो एक्सटेंशन जो हो जाएगा 6.1, तो यहाँ से हो गया दिस इंप्लाइज की कितना है 3 न्यूटन है, सब कांस्टेंट K उन्हें कितना में A के लिए A - L, ये हो जाएगा पहला इक्वेशन। और इसको कहता है 2 न्यूटन है, 2 न्यूटन है B के लिए, तो 2 बराबर K B - L हो जाएगा, ये दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अगेन पूछ क्या रहा है कि ये फोर्स क्या होगा K गुने 3A - 2B - L। ठीक है, ये तीसरा इक्वेशन तो लिखेंगे आफ्टर सॉल्विंग हम वही करेंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब है कि मतलब इसी में हम लोग अगर बात करें रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, तो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जरा से देखो। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, तो सिंपल है कि हम लिखते हैं F बराबर K - KX, अगर वेक्टर फॉर्म में इसे लिखे, इन मैग्नीट्यूड लिखेंगे F बराबर KX, वेयर K जो है K स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा, या इसका बहुत सारा नाम है, स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग रेट वगैरह वगैरह, और ये X जो है एलोंगेशन है, एलोंगेशन या कंप्रेशन। माइनस बताता है, यहाँ पे लिख दें कि F जो होगा ये उल्टा होगा X के, मतलब जिधर X होगा उसके उल्टा ये फोर्स लगेगा। ये सब पता होगा, इसमें कोई बहुत नया चीज हम नहीं बता रहे हैं। ठीक ना, ये सब जो है स्प्रिंग फोर्स में ऐसे लगता है। अब क्या है कि इसमें बहुत सारा तरह के क्वेश्चन होता है, जैसे ग्रुपिंग ऑफ स्प्रिंग,
कटिंग ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग को अगर काट देंगे तो उस पर किस तरह से फर्क पड़ेगा, ठीक ना। या फिर एनर्जी का जो स्प्रिंग का कैलकुलेशन है, ऑल्सो फॉर एनर्जी अगर लिख दें, ऑल्सो फॉर एनर्जी लिख देंगे तो u बराबर जो हो जाएगा स्प्रिंग का हाफ के एक्स स्क्वायर, फिर x जो है सो एक्सटेंशन ही है, ठीक है, माने कंप्रेशन या एलोंगेशन है, ठीक है, ग्रुपिंग के लिए, और स्प्रिंग का जो है सो स्टिफनेस के लिए। तो हम लोग ये कटिंग के लिए तो हम लोग लिख सकते हैं इसके लिए, ठीक है ना। जो स्प्रिंग जो है सो एक मेजर पार्ट है, तो स्प्रिंग जो फोर्थ चैप्टर में आता है वहाँ पे सही है। उसके बाद जो आता है ये आता है आपका मतलब SHM, तो स्प्रिंग जो है सो SHM का एक मेजर पार्ट है। तो वहाँ पे हम लोग SHM का जो सवाल बनाते हैं वो हम लोग स्प्रिंग के फोर्स मेथड से भी बनाते हैं और एनर्जी मेथड से भी बनाते हैं। तो वहाँ पे स्प्रिंग के लिए हम लोग उस तरह से बात करते हैं, मतलब हम लोग आगे इसमें बात कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें अभी बहुत टाइम देना बहुत सही नहीं है। एंड द क्वेश्चन नंबर इज 59। 59 का अगर हम सॉल्यूशन लिखें, ये हो गया दो फोर्स कर रहा है कि एक बॉडी पे काम कर रहा था, वो एक का मैग्नीट्यूड थ्राइस ऑफ द अदर फोर्स एंड द रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्स इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड। बहुत अच्छा। अगर हम लिखते हैं यहाँ पे F1 एंड F2 आर टू फोर्सेस, मान लो दिया हुआ है, लेट F1 का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन, मान लो कि F1 हम बड़ा मानते हैं तो F2 मान सकते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कहता है कि F1 थ्राइस ऑफ द अदर फोर्सेस एंड साथ में F1 जो है ये 3F2 के बराबर है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ द वन फोर्स है तो मैग्नीट्यूड थ्राइस ऑफ द अदर फोर्स, ठीक है। अब इसका रिजल्टेंट हम लिखते हैं, रिजल्टेंट लिखेंगे तो ये हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, इसका स्क्वायर ही कर देते हैं। हम लिखेंगे यहाँ से वही आप पैरेललोग्राम थ्योरम से है, पैरेललोग्राम रूल से एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स के हिसाब से तो मालूम है। अब क्या करें कि रिजल्टेंट जो लार्जर मैग्नीट्यूड के बराबर है, इसका लिए F1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 बराबर कितना, F1/3 का स्क्वायर प्लस 2F1 प्लस F1/3 cos थीटा, ये आया। तो F1 तो गया, इसका दिस इंप्लाइज 1 बराबर हो जाएगा 1 प्लस 1/3 प्लस 2/3 cos थीटा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये 1 1 गया, इसका मतलब cos थीटा जो हो जाएगा माइनस हाफ, क्या -1/3, इसका मतलब थीटा जो हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। टू फोर्सेस cos इनवर्स 1/n, cos इनवर्स 1/n, n का मॉड कर रहा है। अगर हम थीटा यहाँ से लिखें सो थीटा बराबर cos इनवर्स -1/n, दिस इंप्लाइज कि n का जो मॉड होगा ये आ जाएगा, तो ठीक है यही आएगा इसमें। और क्या, अगर कैलकुलेशन एक बार इसे आप चेक कर लेना, कैलकुलेशन की तो बच्चा वाला सवाल है, इसमें बनाने का टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। पैरेललोग्राम रूल है तो पैरेललोग्राम रूल पढ़ाने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि पैरेललोग्राम रूल हम लोग पढ़ा सकते हैं, ठीक है। ऐसे पैरेललोग्राम रूल का जो है सो एक हम नया चीज बता दे सकते हैं, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स जो हम लोग निकालते हैं या बीच का जो एंगल निकालते हैं उसको निकालने का और भी बहुत सारा तरीका हो सकता है, ठीक है ना। एक तरीका जो हम लोग अगर बात करना चाहें तो हम कॉन्सेप्ट रिलेटेड थोड़ा हट के है, कॉन्सेप्ट रिलेटेड और पैरेललोग्राम,
वो थोड़ा सा हट के ही बता दें। एक तो पहला है मेथड फर्स्ट, जो कि सब पढ़ाता है, जनरल रहता है। और ये कह रहा है कि दो अगर फोर्स या वेक्टर्स किसी एंगल थीटा पे काम कर रहा है, क्यू है, इसको अगर मिला देंगे एक एडजेसेंट, तो ये जो है सो रिजल्टेंट यू देगा, ये आर देगा। ठीक है, तो एक तो हम लोग पैरेललोग्राम का बनाए, इसमें इसको बढ़ा के और इसको हम लोग यू, इसको क्यू बोल देते हैं, ये क्यू कॉस थीटा हो जाएगा। देखो तो दिख रहा है ना, और ये सॉरी ये क्यू साइन थीटा हो जाएगा। ये आ जाएगा क्यू साइन थीटा, और ये हो जाएगा क्यू कॉस थीटा। तो हम लिख देंगे, पता है इसमें बहुत टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। इसमें अगर हम लिखेंगे तो r बराबर लिखते हैं, तो ये हो जाएगा दिस विल बी p प्लस क्यू कॉस थीटा और प्लस क्यू साइन थीटा, एंड दिस फाइनली कम्स टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अगर हम इसको अल्फा मान लें तो tan अल्फा अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा q साइन थीटा बाय p प्लस p cos थीटा, और ये एंगल डायरेक्शन। दूसरा मेथड 2 लिखते हैं, मेथड 2 इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन मेथड, प्रोजेक्शन मेथड। ठीक है, अगर इससे हम लोग बात करना चाहें तो सिंपल है सिचुएशन ऐसा, ये p है, ये q है, ये थीटा है, हम इधर एक्सिस मान लेते हैं, इधर एक्स एक्सिस और इधर वाई एक्सिस। ठीक है, सिग्मा एफ लिखते हैं हम यहाँ पे, सिग्मा एफ एक्स दिस इज p cos 0 प्लस q cos थीटा, और सिग्मा एफ वाई लिखेंगे p cos 90 प्लस q sin थीटा। सो सिग्मा एफ अगर लिखेंगे वेक्टर फॉर्म है, तो ये सिग्मा एफ एक्स आई प्लस सिग्मा एफ वाई जी। इसका मतलब सिग्मा एफ का मैग्नीट्यूड लिखते हैं, तो वेक्टर का आपको पता है ये जाएगा कुछ ऐसा, और अगर डायरेक्शन लिखेंगे tan अल्फा तो सिग्मा एफ वाई सिग्मा एफ एक्स। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। मेथड 3 फ्रॉम डॉट प्रोडक्ट, ये थोड़ा सा अलग है प्रोडक्ट। ये क्या है, इसे वेक्टर फॉर्मूला हम लिखते हैं, r बराबर हो जाएगा p प्लस, हम क्या करते हैं ना, इसी वेक्टर से डॉट ले लेते हैं, r डॉट r p प्लस q डॉट p प्लस। इसका मतलब ये हो जाएगा दिस इज r स्क्वायर, बीच का एंगल 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा p डॉट p प्लस p डॉट q प्लस q डॉट p प्लस q डॉट q। इसका मतलब हो जाएगा दिस इज p स्क्वायर प्लस 2p डॉट q प्लस q स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि r बराबर लिखते हैं, ये हो जाएगा p स्क्वायर 2pq cos थीटा प्लस q स्क्वायर। अगर डायरेक्शन जानना चाहें, और डायरेक्शन लेट अल्फा बराबर जो होगा एंगल बिटवीन हो जाएगा p एंड r। ठीक है, इसका मतलब हम p और r के बीच में हम लोग अल्फा बात करेंगे, तो r बराबर था p प्लस। ठीक है, सो हम इसी से p से इसको डॉट ले लेंगे, p डॉट p डॉट दिस इंप्लाइज p r cos अल्फा
पी स्क्वायर प्लस पी क्यू कॉस थीटा, इसका मैंने कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा तो पी कैंसिल हो जाएगा, तो पी प्लस क्यू कॉस थीटा बाई आर। हम लोग जो है सो tan लिखे थे, अगर ये हो जाएगा तो मेरा कितना b बाई एच, हम tan लिखेंगे तो tan अल्फा बराबर हो जाएगा कितना p बाई बी, तो ये p जो लिखेंगे ये आ जाएगा q साइन थीटा कर लोगे, और ये आ जाएगा p प्लस, मतलब यहाँ से ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं, द लास्ट क्वेश्चन कहता है सॉलिड स्फीयर और होलो सिलेंडर, ठीक है। तो हम अगर इसको लिखेंगे सॉल्यूशन में फॉर सॉलिड स्फीयर, फॉर सॉलिड और सॉलिड स्फीयर तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो I हो जाएगा ये हो जाएगा 2/5 mr²। और होलो सिलेंडर ये हो जाएगा I बराबर दिस इज हाफ mr², रिंग हो जाएगा ना mr², ठीक है। अब है एनर्जी कंजर्वेशन हम लिखते हैं कि without sleeping on the same inclined plane with same initial velocity v, the sphere is reached up to maximum height h1 and h2, ठीक है। तो हम लिखते हैं फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन मतलब कहने का सेंस ये है कि आपने इसको जो है सो ऐसे भेज दिया v वेलोसिटी से, ठीक है। ये थीटा है, ये हाइट h1 चला गया, हम लिखेंगे दिस इज mvh बराबर हाफ mvcm v स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया ये दिस इज हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ mr स्क्वायर, या I रहने दो कोई बात नहीं है, I v स्क्वायर बाई r स्क्वायर। इसका मतलब साफ है, सो फाइनली mgh बराबर हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ I बाई r स्क्वायर, हाफ I बाई r स्क्वायर v स्क्वायर हाफ m प्लस I बाई r स्क्वायर, और स्फीयर एंड होलो सिलेंडर। हम अगर भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा h1 बाई h2, अगर हाफ तो गया तो m, ठीक ना, और क्या मास सेम है, अच्छा तो ये आ जाएगा m प्लस I स्क्वायर बाई r स्क्वायर m प्लस I सिलेंडर बाई वन प्लस के स्क्वायर, अगर हम मास कॉमन लेकर के 1 प्लस के mr स्क्वायर करके के कर लेंगे तो यहाँ से हम लोग मतलब ये हो गया कि I बराबर हम लोग m के स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यहाँ ये रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन है, करना है, हटाना है क्या, कुछ कहे आपका
तो हम लोग इसमें मतलब इसको हम लोग आगे बात कर सकते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करके और फिर देख लेंगे। थैंक यू सो मच। इसमें बहुत सारा टाइम लग गया, बाकी ये है कि आपका उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सब रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो जो है सो जी मेन एग्जाम का जो है 24 का ये क्वेश्चन है, 2024 का। हमने 2 पार्ट ऑलरेडी कर दिया है। तीसरा पार्ट में जो है ना सेक्शन बी है। सेक्शन बी में थोड़ा सा स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, अच्छा प्रॉब्लम है, मतलब इसके लिए थोड़ा सा आपको लेवल का पढ़ाई चाहिए। ठीक है, तो इसको अगर अच्छे से आप पढ़ लेते हो या अच्छे से मतलब इस तरह के सवाल को आप बना लेते हो तो बड़ा अच्छा है कि तब 100% माने 100% भी आ सकता है फिजिक्स में। ठीक है, तो इसलिए हम लोग अब इस क्वेश्चन को जो है सो हम लोग मतलब सॉल्व करना चाह रहे हैं। ये सेक्शन बी है आपका, दिस इज सेक्शन बी, ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे सेक्शन बी। ठीक है, अब मामला इसमें यह है कि अगर इसके लिए हम लोग बात करेंगे तो इसमें भी 10 क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन का एनालिसिस करेंगे और उसके बाद उसके जो अराउंड में जो घूम रहा है, ठीक है, उसको हम लोग जो है सो मतलब डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग जरा अगर देखें तो पहले हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन क्या कह रहा है, ठीक है, सॉल्यूशन में क्या बोल रहा है, अगर इसको हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, कहता है इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज हैविंग यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा प्लस sigma s is placed on xy plane and another infinitely long line charge having linear charge density इतना है, लॉन्ग चार्ज है, मतलब आपके पास दो चीज है। दो चीज का मतलब एक है कि ये एक इनफाइनाइट शीट है, ये इस तरह का, हम अगर इसको यूं कह दें माने ये है सिग्मा एस बोल दो शीट के लिए, कुछ इस तरह से। इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यहाँ पे, ये +1 रखेंगे अगर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, और जो E का वैल्यू होता है दिस विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। दूसरा कहता है कि इनफाइनाइट ये है सीट है। ठीक है, इनफाइनाइट सीट है, तो इनफाइनाइट सीट के लिए जो होगा, ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए जो होगा ये हो गया प्लस इस तरह से कुछ, इसमें लैम्डा ई दिया हुआ है। ठीक है, प्लस लैम्डा ई स्वाभाविक है। इसके चलते जो कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये लैम्डा, अच्छा यहाँ भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये इस तरह से ये ई हो जाएगा, दिस इज लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये आर डिस्टेंस पर अगर होता है तो ये हम लोग निकालेंगे। ये हम जब थ्योरी डिस्कस करेंगे तो दोनों का कैलकुलेशन हम बता देंगे कि ये कैसे आता है। ठीक है, अब कहता है कि देन लीनियर चार्ज डेंसिटी इज प्लेस्ड एट z बराबर, अब है इसका पोजीशन दिया हुआ है। ठीक है, तो पोजीशन दिया हुआ है, तो पोजीशन में हम लोग कैसे बात करेंगे ये एक चीज देख लो। ठीक है, तो हम पोजीशन में अगर बात करते हैं तो एक बार हम इस क्वेश्चन को फिर से लाते हैं, लाने से क्या होगा कि सामने क्लियर हो जाएगा कि क्या बोल रहा है। ठीक है, तो ये एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे लाए। माने इसमें जो है सो थोड़ा सा आप अस्थिर से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कहता है लॉन्ग चार्ज एक्स वाई प्लेन में, तो एक्स वाई प्लेन है तो पहले प्लेन देख लो, ये हो जाएगा एक्स, ये वाई और ये जेड है, ये जेड एक्सिस है। ठीक है, ये ओरिजिन हो जाएगा। अब कहता है कि इस प्लेन सरफेस डेंसिटी एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में रखा गया है, एक्स वाई प्लेन में रख दिया, इस तरह का इनफाइनाइट शीट है और ये एक्स वाई प्लेन रखा गया। ये
सिग्मा पी है, ठीक है। वाई एक्सिस के पैरेलल में ये जो वायर है तो वाई एक्सिस के और जेड एक्सिस पे रखा हुआ है। इसका नहीं, ये जो इनफाइनाइटली वायर है, कुछ इससे डॉटेड कर देते हैं, इनफाइनाइट बता देता है, ये ऐसे है, ठीक है। ये है कोऑर्डिनेट 0 4 0 जेड, सॉरी जेड एक्सिस पे है ना, 0 0 4, ये आ जाएगा 0 0 4 पे है, 0 0 और ये इस पे है, जेड बराबर 4 पे है, ठीक है। पहले 2 एक्सिस, इफ द मैग्नीट्यूड इतना, then at point 0 0 2 the ratio of the magnitude electric field value to the seat, मतलब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ये मान लीजिए पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 0 0 2, ठीक है। मैंने इस पॉइंट कहने की जरूरत नहीं है, अभी हम लोग बात किए, जरा सा इसको गौर से देखो कि इस सीट पे परपेंडिकुलर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो सीट पे परपेंडिकुलर, सीट है क्योंकि एक्स वाई प्लेन में, तो उस पर परपेंडिकुलर जेड एक्सिस हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, इसको डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है तो हम इसमें अगर बात करना चाहें तो हम इसमें लिखते हैं ई सीट लिखेंगे यहाँ पे, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा पी, सिग्मा एस, सॉरी सिग्मा एस था, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सिग्मा एस बाय 2 एप्सिलॉन, लेकिन इसको डिस्टेंस से लेना देना है, तो ये 0 0 4 पे है, तो यहाँ 0 0 2 है, तो ये डिस्टेंस बेसिकली 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो हम ई लाइन चार्ज लिखते हैं ई एल, ये हो जाएगा लेमडा बाय लेमडा एल, लेमडा ही था ना, लेमडा ई बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, इसका माना हो गया लेमडा ई बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2, आर के जगह पे ये लिख देंगे, ठीक है। अब कहता है कि दोनों का रेशियो, तो नाउ रेशियो के लिए लिखते हैं, तो ई एस बाई ई या ई लेमडा एल लेंथ लिखते हैं, तो ये हो जाएगा सिग्मा एस बाई 2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय लेमडा ई बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2। तब देखो जो जो कैंसिल होगा, 2 एप्सिलॉन नॉट गया, ये आ जाएगा तुम्हारा सिग्मा एस बाय लेमडा ई गुने 4 पाई, इसका मतलब ये दिया हुआ है कितना, सिग्मा लेमडा ई 2, तो 8 पाई लगता है, ठीक है। तो 8 पाई हो जाएगा, भाई तो पाई तो ठीक है, 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 4 दूना 8, लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर है 2, द वैल्यू ऑफ n कह रहा है, तो यहाँ सिंपल ये हो जाएगा, पाई बाहर आ जाएगा, तो रूट में हो जाएगा ना 2 रूट 2 रूट n, 2 रूट 2, इसका मतलब ये हो गया, लिखेंगे। सो फाइनली फ्रॉम गिवन ये हो जाएगा ई एस बाई ई एल बराबर है पाई रूट n बाई 1, and from our result ये हो जाएगा ई एस बाई ई एल बराबर हो जाएगा पाई 8 बाई 1, दिस इंप्लाइज कि रूट n बराबर हो जाएगा 8, n बराबर हो जाएगा 64। ये कुछ इस तरह का सॉल्यूशन है, ठीक है।
अगर हम कंपेयर कर दे, भाग देते, चूंकि आप समझो दोनों को, n बराबर कुछ इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा। अब है कि इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है, तो हम लिखेंगे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ये दोनों का दोनों कॉन्सेप्ट जो है सो गॉस थ्योरम पे आधारित है। तो गॉस थ्योरम पे आधारित अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो गॉस थ्योरम पे आधारित रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स लिख, तो गॉस थ्योरम, तो सबसे पहले थोड़ा गॉस थ्योरम लिख देते हैं, लिखते हैं फ्रॉम गॉस थ्योरम। फ्रॉम गॉस थ्योरम अगर लिखेंगे तो ये बोलता है कि द टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा, हम मैथमेटिकल लिख रहे हैं इन ए क्लोज लूप E डॉट ds, और ये हो गया Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। मतलब ये हो गया, इसे गॉस थ्योरम पता होगा आपको, ठीक है ना, पढ़े ही होंगे, लेकिन चूंकि हम थोड़ा रिवाइज कर दे रहे हैं इस दोनों के लिए, तो इसलिए हम लोग फिर से एक बार गॉस थ्योरम बात कर रहे हैं। इसका नाम है गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। अगर मान लो कि इसमें चार्ज Q1 है, माइनस Q2 है, प्लस Q3 है, प्लस Q4 बाहर है, या माइनस Q5 बाहर है, ठीक है, तो ये जो बोलता है, क्या बोलता है, फ्रॉम दिस इक्वेशन, ठीक है, क्या क्या क्लियर है, जरा से एक चीज देख। पहला पॉइंट ये है कि Q in means the total charge enclosed in the Gaussian surface. Gaussian surface. And has nothing to do with the charge outside. With the charges outside. मतलब कहने का मतलब यह है कि टोटल चार्जेज हम लिखते हैं जो इनसाइड है, इनक्लोज्ड है, ठीक है ना, गॉसियन सरफेस, बाहर वाला चार्ज से इसको कोई लेना देना नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, द इलेक्ट्रिक फील्ड is due to is the net value and is due to the charges inside and the outside the Gaussian surface. The Gaussian surface हम ऐसे नहीं, Gaussian surface है, मतलब मजेदार चीज है। मजेदार क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट वैल्यू है, किसके चलते, जो इनसाइड चार्ज है, जो आउटसाइड चार्ज है, दोनों के चलते हैं नेट वैल्यू। लेकिन जो चार्ज हम ले रहे हैं वो सिर्फ चार्ज ले रहे हैं जो इनसाइड गॉसियन सरफेस है, बस वही। तो गॉसियन सरफेस पर ये गॉस थ्योरम का जो है सो ये ब्यूटी है, ठीक है ना, ये विशेषता है कि हम चार्ज सिर्फ उसके अंदर का लेंगे, बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो अंदर बाहर दोनों के चलते हो जाएगा। पहला तो ये हो। दूसरा, हम इसी को थोड़ा और अच्छे से लिखें, ऑल्सो मान लो थोड़ा सा हम इसको अगर ये E डॉट ds लिखना चाहे एक लाइन और, यहां से जो लिखेंगे ये Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 बाय एप्सिलॉन, बस एक बार देख लो कौन भीतर में है, Q1 माइनस Q1 Q3, ठीक है, एप्सिलॉन। इसको हम थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हैं चाहे तो ये हो जाए E इंटू BA या DS, जो भी लिखना चाहो भाई, एरिया के लिए भी A भी लिखते हैं,
cos थीटा बराबर हो जाएगा Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 बाय एप्सिलॉन। देखो इसमें जो चार्ज हम इनक्लोज लिए हैं ये बस 3 चार्ज लिए हैं, लेकिन ये जो फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखते हैं ये नेट है, मतलब नेट फील्ड है, बड़ा मजेदार है, नेट फील्ड है, नेट फील्ड। ठीक है, अब है कि गॉसियन सर्किट माने जो गॉस थ्योरम है इसका हम लोग एप्लीकेशन बात करते हैं। तो हम अभी चूंकि दो ही जगह पढ़ना है इसलिए दो ही के लिए बात करेंगे, माने क्वेश्चन से एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, तो गॉस थ्योरम का अगर हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो सिंपल सा सिचुएशन ये है कि पहला फॉर इनफाइनाइट चार्ज कंडक्टर, चार्ज y, उसमें लिख दो इनफाइनाइट चार्ज y। ठीक है, मतलब हम अगर इसके लिए बात करें तो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है चार्ज y, ये लैम्डा है, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया। हम इसको क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं, तो फ्रॉम गॉस थ्योरम, हम पूरा नाम नहीं लिखेंगे भाई, जीटी माने गॉस थ्योरम से ये हो जाएगा E डॉट ds बराबर हो जाएगा Q इन, या इनक्लोज भी लिखता है भाई कई बार, हम लिखेंगे। अब क्या करते हैं इसके लिए कि इसको इनक्लोज करना है, तो इसको इनक्लोज हम लोग कर सकते हैं, स्फीयर से तो कर नहीं सकते, तो इसी तरह का एक सिलिंड्रिकल लेते हैं गॉसियन सरफेस जो इसको इनक्लोज्ड करेगा। मान लो इस तरह का एक गॉसियन सरफेस L लेंथ का और रेडियस R। ठीक है, हम अब इसके लिए लिखेंगे दिस इज गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस हम GS लिख देते हैं। ठीक है, तो E इंटू हो जाएगा एरिया के जगह पे 2 पाई RL cos g बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू L बाय एप्सिलॉन। अभी कहोगे cos 0 कहाँ से आए, तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का हम डायरेक्शन लेंगे तो ये E आ जाएगा ऐसे, और एरिया का भी डायरेक्शन हो गया रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, तो दोनों सब चारों तरफ से हम इस तरह की, तो ये देखो ये तो इस तरह का सिचुएशन है ऐसे। ठीक है, तो चारों तरफ से रेडियली आउटवर्ड होगा, तो यहाँ से अगर हम लिखते हैं थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है इसको, cos, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ से E बराबर जो हो जाएगा ये लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यानी ये R डिस्टेंस पे ये कुछ इस तरह का आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग याद भी रख सकते हैं और बड़ा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा यूज होता है इसका बहुत सारा, इसमें अब इलेक्ट्रॉन नाचता है, इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन किसी से प्रोजेक्ट कर दिए, मतलब बहुत तरह का क्वेश्चन इससे रिलेटेड होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यही होता है। दूसरा एप्लीकेशन हम लिखना चाहते हैं फॉर इनफाइनाइटली लार्ज सीट। अब इनफाइनाइटली लार्ज सीट में क्या है कि ये सीट दो तरह का होता है, एक तो समझो सिर्फ सीट लिखा रहता है और एक होता है कंडक्टिंग। ठीक है, तो अगर कंडक्टिंग प्लेन है या सीट है, कंडक्टिंग माने रहेगा, तो हम इसमें A और B दोनों लिखते हैं। अब इसमें क्या है, जैसे A में लिखते हैं फॉर देखो जैसे ये क्वेश्चन जो था इस क्वेश्चन को जरा गौर से, माने क्वेश्चन में समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो था सो कह रहा है कि प्लेन सीट, इनफाइनाइटली प्लेन सीट। ठीक है, तो हम अगर इसके लिए बात करेंगे, एक तो प्लेन सीट हो गया और एक हो गया कंडक्टिंग सीट। हम लिखते हैं फॉर प्लेन सीट, या देखो प्लेन सीट, इसका मतलब ये हो गया इंसुलेटिंग। हालांकि इंसुलेटिंग वर्ड क्वेश्चन में यूज नहीं करता है, लेकिन हम इसके लिए लिखेंगे तो जैसे ये प्लेन सीट है
अगर मान लो ऐसे है, ये सीट है कुछ इस तरह से, हम सिग्मा इसमें चार्ज सीट है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा और ये सिग्मा हो जाएगा। सीट है तो हम क्या करते हैं कि एक यहाँ पे फिर गॉसियन सरफेस लेते हैं और ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू का फिर ऐसे आ जाएगा और ये फिर इस तरह से, सॉरी एरिया हम लोग एरिया अगर लिखेंगे तो एरिया जो आएगा सो कुछ ऐसा आएगा, ये एरिया वेक्टर ये ए आएगा। आई थिंक ये दिख रहा होगा, ठीक है। अब मामला ये है कि इसमें सीट पे है कि दो साइड होगा, जैसे कोई भी सीट होगा तो उसका दो साइड हो जाएगा, एक साइड तो हो जाएगा माने एक इधर और दूसरा साइड, जैसे हम अगर दिखाना चाहें तो बाई दी वे मान लो कि कोई सीट इस तरह का है, ठीक है, तो इसका जो है सो एक साइड ये हो गया और एक साइड जो है सो ये आ गया, ठीक है। तो अगर इसके लिए हम लोग बात करते हैं तो इस पे अगर इंसुलेटिंग है, मान लो इंसुलेटिंग है तो अगर एक साइड हम इस पर जो है सो चार्ज देंगे तो चूंकि फ्री कंडक्टर तो है नहीं तो उसी साइड रह जाएगा, इस साइड नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन जबकि ये अगर कंडक्टिंग होगा तो अगर चार्ज देंगे तो उस पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो चार्ज को कैरी करके दोनों साइड इक्वली ये बांट देगा, ठीक है। मतलब साफ है कि हम अगर बात करना इसमें चाहें तो लिखते हैं फॉर वन साइड, फॉर वन फेस, एक फेस के लिए अगर बात करें, ठीक है, तो ये आ जाए कितना, लिखते हैं गॉस थ्योरम से EdA बाय बराबर Q इन बाय एप्सिलॉन, इसका मतलब E इंटू A बराबर सिग्मा इंटू A बाय एप्सिलॉन, A गया इसका नाम हो जाएगा E बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन, ये हो गया ड्यू टू वन फेस, ड्यू टू वन फेस। इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। इसी में लिखते हैं फॉर सीट, माने दोनों फेस के चलते हम लिखेंगे फॉर सीट, फॉर प्लेन सीट, फॉर प्लेन सीट मतलब ड्यू टू बोथ द फेसेस, ड्यू टू बोथ द फेसेस। तो हम क्या करते हैं, फिगर बनाते ही हूं, जरा सा देखो, और ये जो हो जाएगा सो एक यहाँ पे गॉसियन सरफेस इधर लेंगे और इसी का एक गॉसियन सरफेस इधर, इधर हो जाएगा E इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर हो जाएगा E, ठीक है, ये हो जाएगा E, इधर हो जाएगा E। इस पे चार्ज है, कहने की जरूरत नहीं है, ये लिख सकते हैं, ये सिग्मा हो जाएगा। अब लिखते हैं फ्रॉम गॉस थ्योरम, फ्रॉम गॉस थ्योरम ये आ जाएगा E डॉट ds बराबर हो जाएगा Q इन बाय एप्सिलॉन, इसका नहीं ये हो जाएगा E इंटू A प्लस E इंटू A बराबर सिग्मा बाय A बाय एप्सिलॉन, इसका E बराबर हो जाएगा दिस इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, ये दोनों फेस के चलते हो जाएगा। हम इसका ध्यान रखेंगे इस चीज का कि अगर प्लेन सीट है और एक फेस और दोनों फेस के लिए हम लोग बात करेंगे तो प्लेन सीट मतलब इंसुलेटिंग जैसा ट्रीट करते हैं और उसमें क्या हो जाता है कि जिधर चार्ज दिया हम उसी साइड रह जाएगा, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता जो चार्ज को कैरी करके इस साइड से उस साइड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्लियर। अब इसी में जैसे देखो हम लोग क्या किया है, पहला एक है प्लेन सीट इंसुलेटिंग, दूसरा में अगर हम इसी में लिखेंगे डी, दूसरा में लिखते हैं, पहला था कि दूसरा था, ए था कि ए में,
हम लिखेंगे बी में और कंडक्टिंग प्लेन अब फोटो पे तो कंडक्टिंग हो, इंसुलेटिंग हो पता तो चलेगा नहीं। तो कंडक्टिंग प्लेन है अगर मान लो, अगर हम लोग बात करेंगे तो ये इनफिनिट है, जरूरत नहीं है। ऐसे इसका एक और कैलकुलेशन है लेकिन वो डबल इंटीग्रेशन आ जाएगा, मतलब जनरल कैलकुलेशन भी है, गॉस थ्योरम हटा करके भी कैलकुलेट करके दिखाया जा सकता है। तो अब इसमें हम लोग गॉसियन सरफेस लेते हैं। तो एक फेस के चलते हम अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें ऐसे ई आ जाएगा और एरिया का भी डायरेक्शन ऐसा ही आएगा। इसमें क्या है कि चूंकि कंडक्टिंग हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने से क्या होगा कि जो चार्ज हम यहाँ पे देंगे ये दोनों साइड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं फॉर वन या ड्यू टू वन फेस, ठीक है। तो हम यहाँ से लिखते हैं सिंपल है ई डॉट डी या डी एस बराबर हो जाएगा क्यू इन बाय एप्सिलॉन, इसका E इंटू ए सिग्मा ए बाई 2 बाई एप्सिलॉन। आधा आधा हो जाएगा, आधा उस साइड आधा इस साइड, इसका ने E जो हो जाएगा ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। मजेदार, उसका दोनों फेस के चलते जो होगा वैल्यू ये लिखेंगे ड्यू टू वन फेस, ठीक है। अब है कि अगर हम ड्यू टू बोथ द फेसेस लिखें तो लिखते हैं ड्यू टू बोथ द फेसेस, मतलब सीट, कंडक्टिंग सीट, कंडक्टिंग प्लेन सीट जो ही मन में हो, कंडक्टिंग सीट। इसका मतलब ये हो गया कि हम इसमें लिखेंगे ई डी एस या डी एस, ये ई डी एस बराबर हो जाएगा क्यू इन बाई एप्सिलॉन, दिस इज ई इंटू एस। दोनों साइड से हम लोग लिख देंगे सिग्मा ए प्लस सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन, इसका ई बराबर होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन। था ही तो एक साइड में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरा में सिग्मा बाई 2, और हम इस तरह से लिख देंगे, जैसे एस लिख दो एरिया लिख दो, मतलब ये हो जाएगा। इसमें एक फेस के चलते हाफ होता है और दोनों फेस के चलते सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, उसका उल्टा होता है। ठीक है, इसी तरह से इसमें और बहुत सारा चीजें, जैसे स्फेरिकल के लिए, कंसेंट्रिक स्फीयर्स के लिए, तो बहुत सारा करने लगेंगे तो फिर समझो एक तरह से क्लासिक हो जाएगा, तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो वो थोड़ा इरिटेट कर देगा तुमको, तो इसलिए हम इतना से बात करेंगे। इसी से बहुत सारा क्वेश्चन रिलेटेड आता है, पूछता है, तो उस हिसाब से हम लोग बात करते हैं ना।